नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% हुई। असम सरकार आज से 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू करेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कार्यदल की घोषणा की। पूर्व सर्जन जनरल विवेक मोर्ती इस दल की सह अध्यक्षता करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1,500 लोग हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के लिए 6 स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इसके साथ ही 5 मोबाइल एलईडी वैन भी सक्रिय रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उनमें सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित होगा। लोकार्पण के साथ ही आज शाम 7:15 बजे यहाँ पहला लाइट एंड साउंड शो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट के पुनर्विकास, काशी के कुछ क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएं और बेनिया बाग के पुनर्विकास की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देशीय सभागार के उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रो पैक्स फेरी टर्मिनल का उद्घाटन किया और घोघा तथा हजीरा के बीच फेरी सेवा की शुरुआत की। देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सेवा गुजरात में लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी और उन्हें अगली पीढ़ी का परिवहन सुलभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे घोघा और हजीरा के बीच 375 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घोघा और दाहिज के बीच भी फेरी सेवा शुरू करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। बीते वर्षों में देश में ब्लू इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए गए हैं। चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मछुआरों को आर्थिक मदद हो या फिर मौसम और समुद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टम हो, मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि ये हमारी प्राथमिकता है। हाल में मछली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना कल होगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव की गिनती भी कल ही की जाएगी। 243 सदस्यों के बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को कराए गए थे। राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी बाला मुरुगन डी ने बताया कि सभी सीटों पर मतगणना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है। 3 टियर व्यवस्था की हुई है अभी स्ट्रांग रूम्स का प्रोटेक्शन के लिए। काउंटिंग के दिन भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, क्योंकि काउंटिंग के दिन कैंडिडेट्स का एजेंट आते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो लोग अंदर आके देते हैं, इसलिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है। 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बड़ा है। जो 14 टेबल का व्यवस्था की गई है एक विधानसभा के लिए, तो कुछ समय लग सकता है क्योंकि राउंड्स ज्यादा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से जैविक खेती प्रणाली अपनाने का आह्वान किया है। अहमदाबाद की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने जिले के अधिकारियों से कहा कि वे फसल प्रणाली में बदलाव अपनाने के लिए किसानों का मार्गदर्शन करें। श्री शाह ने अधिकारियों से अहमदाबाद को एक आदर्श जिला बनाने को भी कहा, ताकि अन्य जिलों को इससे प्रेरणा मिल सके। अहमदाबाद के जिला कलेक्टर ने कहा कि दिशा के तहत लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन बालिकाओं के अनुपात में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। गृहमंत्री ने दिशा के अंतर्गत 23 विभिन्न विभागों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के आधार पर होगी। दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध रूप से बेचे जा रहे 593 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए। इस संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने पटाखे चलाने के सिलसिले में भी 8 मामले दर्ज किए हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण और कोविड मामलों को देखते हुए इस महीने की 30 तारीख तक दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों की खरीद, बिक्री और उनके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में कुल संक्रमित लोगों में से केवल लगभग 6% ही चिकित्सा निगरानी में हैं। इस समय लगभग 5,12,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से निपटने की समग्र रणनीति, लगातार जांच, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। फिलहाल भारत में मृत्यु दर 1.48% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। देश में कोरोना से अब तक 1,26,121 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 11 करोड़ 77 लाख की कोविड जांच हो चुकी है। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 7,745 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 4,38,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 3,79,000 लोगों का उपचार किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,069 लोग स्वस्थ हुए और 77 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,979 हो गई है। इस समय राजधानी में 41,857 लोगों का इलाज चल रहा है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.46% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 3.97% अधिक है। इस समय 6,731 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 825 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 801 नए लोगों में संक्रमण पाया गया। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमित 1,020 नए रोगियों का पता चला है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर में सुधार आया है और ये 91.09% हो गई है।
गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,80,699 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,64,496 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 819 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 64,68,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 194 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 185 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,340 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 68 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,763 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में कोविड रोगियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। इस समय विभिन्न अस्पतालों और घरों में 23,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच राज्य सरकार कोविड के उपचार से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में इस समय 2,500 से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। राज्य सरकार करीब 5,000 और ऐसे बेड बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन यूनिट भी स्थापित किए गए हैं। कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए 213 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। इनमें से 193 एम्बुलेंस में बुनियादी लैब सुविधाएं हैं, जबकि 20 एम्बुलेंस आधुनिक लैब सुविधाओं से लैस हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए वर्तमान में रोजाना 22,000 से 25,000 नमूनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हफ्ते में 2 दिन घर घर जाकर कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाले लोगों की पहचान कर उन्हें जांच कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या घटकर 18,894 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,334 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के 37 में से 30 जिलों में कल सामने आए नए मामले 2.5 की संख्या में थे। इसमें से 3 जिलों के रोगियों की संख्या 10 से भी कम थी। केवल 9 जिलों में कल 20 व्यक्तियों के मरने की सूचना है। इस बीच राज्य का शिक्षा विभाग आज माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में विचार विमर्श कर रहा है। इन स्कूलों को इस महीने की 16 तारीख से खोला जाना प्रस्तावित था। अभिभावकों से बैठक के बाद मिले सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार इसका निर्णय करेगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। महाराष्ट्र में कल 5,092 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 17,19,858 हो गई है। कल कोरोना से 110 मरीजों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कोविड-19 संकट के समय में प्रशासन के साथ खड़े होकर एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए मालेगांव के यूनानी डॉक्टरों की टीम की सराहना की है। पुणे में भी कोरोना के मरीजों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में नगर पालिका के कोविड केयर सेंटर में केवल 143 मरीजों पर इलाज चल रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में 822 मरीजों का इलाज जारी है। दूसरी ओर बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा स्थापित 244 स्थानों पर पिछले 5 दिनों में लगभग 9,000 मुंबईकरों ने मुफ्त कोविड-19 परीक्षण का लाभ उठाया। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,88,168 हो गई है। वहीं दूसरी ओर 1,434 नए रोगियों के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,01,574 हो गई है। कर्नाटका में कल कोविड के 2,258 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 2,235 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हुए। साथ ही 22 व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी से बातचीत के दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सतर्क और जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। बड़ी क्लास के बच्चे हो रहे हैं, खासतौर से 9 से लेकर 12 के, कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बच्चों के स्कूल हैं वो सबको एक साथ ना बुलाया जाए। कुछ क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में की जाए, कुछ लोगों को शाम को किया जाए। प्लस
स्कूल में भी जैसे जो डिस्टेंस अगर बच्चों के बीच में जैसे एक क्लास में कुछ कम बच्चे रखे जाएं, को दूसरी क्लास में किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन हो सके। हर बच्चे को जो टीचर है उनकी ये जिम्मेदारी हो, हर बच्चे को देखें कि वो मास्क लगा के बैठा हुआ है। स्कूल जो है वहाँ पे कोई अपना टनल टाइप की जैसे यूवी टनल बना सकते हैं, तो वो सामान जो है यूवी टनल से भेजा जा सकता है, वो सैनिटाइज हो सकता है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% हुई। असम सरकार आज से 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू करेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कार्यदल की घोषणा की। पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति इस दल की सह अध्यक्षता करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। शिक्षा विभाग असम में आज से लगभग 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू करेगा। इस अभियान में सरकारी और निजी स्कूलों के 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। सभी उपायुक्त अपने अपने जिलों में इस निःशुल्क आधार पंजीकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। अपने तरह के पहले नीतिगत विचार विमर्श के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 में योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य विशेषज्ञों को भारत के वैज्ञानिक और आर्थिक परिवेश से जोड़ना है ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास को गति दी जा सके। रेलवे आगामी बुधवार से पश्चिम बंगाल में 696 उपनगरीय रेल सेवाएं शुरू करेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ने के साथ आवागमन में आसानी होगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे। रेलवे और राज्य सरकार के बीच हुए विचार विमर्श के बाद इन सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी फैलने के बाद पिछले मार्च से ही इन सभी सेवाओं को रोक दिया गया था। जम्मू कश्मीर सिविल सचिवालय लगभग 6 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कार्य करने के बाद आज से जम्मू में खुल जाएगा। इस सिलसिले में जम्मू में विशेष सुरक्षा सहित पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं ताकि सिविल सचिवालय और जम्मू में राजभवन तथा पुलिस मुख्यालय सहित अन्य कार्यालयों का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। कोविड महामारी के कारण इस साल गर्मियों में सचिवालय जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने में विलंब हुआ। सिविल सचिवालय और अन्य कार्यालय श्रीनगर में 30 अक्टूबर को बंद हो गए थे। दरबार मूव परंपरा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर प्रशासन सर्दियों में 6 महीने जम्मू में काम करता है और गर्मियों में 6 महीने श्रीनगर में कार्य करता है। दरबार मूव से पहले शीतकालीन राजधानी जम्मू को अच्छी तरह से सजाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तानसे में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पेंगोंग त्सो मार्ग पर अब 4G सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। लेह पर्वतीय परिषद के कार्यकारी पार्षद ताशी याजी ने कल तानसे में एक जियो टावर का उद्घाटन किया। पूरे चांगथांग क्षेत्र में यह पहला जियो मोबाइल टावर है जो तानसे उपसंभाग को शेष दुनिया से डिजिटल माध्यम से जोड़ता है। श्री ताशी ने आशा व्यक्त की कि मोबाइल टावर से दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ इस क्षेत्र के डिजिटल संपर्क में सुधार होगा। ये विशेष रूप से उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी साबित होगा जिन्हें कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद दुर्गम क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ऑनलाइन अध्ययन में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने मुंबई के उपनगरीय इलाके जुहू में फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को उनके आवास से चरस बरामद किए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिन में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने नाडियाडवाला के आवास की तलाशी ली और 10 ग्राम चरस बरामद किया। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने बताया कि एजेंसी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद को बयान दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश में त्योहारों के मौजूदा मौसम के दौरान मिलावटखोरों तथा नकली सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो नकली और मिलावटी सामान बेचते हैं और उसकी बिक्री करते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जल्दी ही मिलावटी सामग्री की जांच के लिए 3 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की जांच के लिए राज्य में 9 मोबाइल प्रयोगशालाएं भी संचालित की जाएंगी। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं में फिलहाल प्रतिमाह 1000 नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं कि एक बार खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए ताकि अपराधियों को समय पर दंडित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभियान के तहत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी ईमानदार व्यवसायी को समस्या का सामना न करना पड़े। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कोरोना वायरस कार्यदल के गठन की घोषणा की है। कोरोना वायरस से अमेरिका में लाखों व्यक्ति संक्रमित हुए हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है। जीत के बाद डेलावेयर में विलमिंगटन में अपने भाषण में श्री बाइडेन ने कहा कि वे इस महामारी के खिलाफ जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. कार्यदल की सह अध्यक्षता पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति, खाद्य और औषधि प्रशासन के पूर्व आयुक्त डेविड कैसलर और येल विश्वविद्यालय में जन स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर मार्सेला नूनेज स्मिथ करेंगे। अमेरिका में कोविड से 98 लाख लोग संक्रमित हुए और 2,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। फाइनल मुकाबले में कल दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। उधर महिला 2020 चैलेंज के फाइनल में आज शारजाह में सुपरनोवाज का सामना ट्रेल ब्लेजर्स से होगा। सुपरनोवाज ने इस टूर्नामेंट के पहले दोनों संस्करण जीते हैं। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का ये 8वां एटीपी खिताब है। मेदवेदेव पेरिस मास्टर्स खिताब जीतने वाले रूस के चौथे खिलाड़ी हो गए हैं। उत्तराखंड आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुक्रवार से रविवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम प्रभावित रहने का अनुमान है। श्रीनगर में मौसम विभाग के अनुमान में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य असर शनिवार को पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर के मैदानी इलाकों तथा जम्मू और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से लेह जिले के द्रास, जांस्कर सहित कुछ इलाकों में सामान्य से वर्षा हो सकती है या 1 या 2 इंच बर्फ पड़ सकती है, लेकिन गुलमर्ग और गुरेज जैसे स्थानों पर अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद है। विक्षोभ के कारण जोजिला, श्रीनगर, जम्मू राजमार्ग और मुगल रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 5-6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ सकता है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के किसानों को समुचित उपाय करने की सलाह दी है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 12 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में शाम तक हल्के बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में शाम तक बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 7 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं राजेश पांडे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। और फरहत, अब ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी विमलेंदु, भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, नियंत्रण रेखा पर मुठभेड़ में कैप्टन समेत 4 शहीद, 3 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश विफल, गोलीबारी में 2 जवान घायल। उधर भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध समाप्त करने के लिए शुक्रवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक पर हिंदुस्तान का कहना है, LAC पर संयम बरतने पर सहमति, 9वें दौर की वार्ता जल्द। वास्तविक नियंत्रण रेखा और आसपास के दुर्गम इलाकों में भारत और चीन के 50-50 हजार जवान तैनात। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति चुने जाने से जुड़ी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। जनसत्ता का शीर्षक है, 5 लाख भारतीयों को अमरीकी नागरिकता की तैयारी, H-1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं बाइडेन। प्रवासियों की नागरिकता का खाका तैयार कर रहा है अमरीका का नया बाइडेन प्रशासन। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद कमला हैरिस के पहले संबोधन को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, हर बेटी ये जान ले मैं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हूं, आखिरी नहीं। हरिभूमि की बड़ी खबर है, नशीले पदार्थों के मामले में मुंबई में छापेमारी, कई फिल्म निर्माता निर्देशकों के घर से ड्रग्स बरामद। फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला को NCB का सम्मन, पत्नी शबाना सईद गिरफ्तार। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली, कर अनुपालन और पारदर्शिता को भी मिला बढ़ावा। नोटबंदी के बाद भारत के कर और सकल घरेलू उत्पाद औसत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध के हवाले से राजस्थान पत्रिका का कहना है, वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा, जहां प्रदूषण ज्यादा वहां मरीज भी मिल रहे अधिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.49% हुई। असम सरकार आज से 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू करेगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कार्यदल की घोषणा की। पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति इस दल की सह अध्यक्षता करेंगे। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।